बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ब्रॉडली मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 थॉट्स हैं। एक तो आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा केनीशियन स्कूल ऑफ थॉट। 2 थॉट्स हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका बेसिक लेक्चर है, तो जितनी भी इसमें एडवांस लेवल की थ्योरी है वो हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल जितने भी यहाँ पे 12th या सीबीएसई बाकी स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर बाकी भी यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली वो भी इस वीडियो को सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम थोड़ा बेसिक लेवल की जितने भी यहाँ पे थ्योरीज हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ग्रेजुअली हम एडवांस लेवल थ्योरीज जितने भी हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मेरा यही टारगेट है कि आपको जो भी यहाँ पे बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो फिर हम वहाँ पे एडवांस लेवल थ्योरीज भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, तो ये डोमिनेटेड बाय 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेट हैं। तो एक आपका यहाँ पे है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो इसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं, तो इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म जो हो गया था वो क्लासिकल से ही हो गया था। तो अराउंड 1786 एडम स्मिथ की जब वो वेल्थ ऑफ नेशन की बुक पब्लिश हुई, तो उससे इसका जन्म हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक थॉट जो क्लासिकल का था। तो इसमें ब्रॉडली जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ये आपका एसी पीगो था, रिकार्डो मिल था, एडम स्मिथ। तो इनका मानना था, ये एडवोकेट कर रहे थे फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है प्रोडक्शन और कंजप्शन में क्योंकि आजकल आपको भी ये चीज़ पता होगी कि गवर्नमेंट अक्सर बेशतर प्रोडक्शन सब्सिडीज देता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। तो इनका मानना था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को फ्री विदाउट इंटरफेरेंस मीन्स कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी के साथ कुछ नहीं कर लेगा, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी। इनका मानना था फ्री मार्केट इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी। तो उनका मानना था क्लासिकल्स का ये नॉर्मल फीचर है एक इकोनॉमी का। तो इनकेस अगर अब कभी यहाँ पे डिविएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट से, तो ये एक शॉर्ट टर्म होगी, साथ ही साथ ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी। इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी, इक्विलिब्रियम अगेन यहाँ पे रेस्टोर हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये इनका मानना था क्लासिकल का। तो क्लासिकल जो थ्योरी है, तो इट इज बेस्ड ऑन सेज लॉ। सेज लॉ इनका जो फाउंडेशन है, इट इज फ्रॉम सेज लॉ। सेज लॉ क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये यहाँ पे मैंने भी लिखा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे डायग्राम से। तो क्लासिकल जो थे ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट थे। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट्स हैं। तो इनका मानना था, ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट्स थे। तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे डायग्राम है, ये यहाँ पे सप्लाई कर्व है, ये यहाँ पे डिमांड कर्व है। तो इनका मानना था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में ही रहेगी। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट जो आप लाइक एन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जब भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तब भी यहाँ पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे ही रहेगा, एन पे ही आपका फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो इनका यही मानना है। अगर अब यहाँ पे लाइक कि अगर यहाँ पे अब इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो इनका मानना है ये टेम्पोरेरी पीरियड के लिए ही रहेगा। तो आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये फिर से रेस्टोर हो जाएगा यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो लिहाजा यहाँ पे जो इनका मानना है कि डिमांड करो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहते हो, तो डिमांड से वो चीज़ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी डिमांड इंक्रीज होगी, इस करो पे देख लीजिए आप, पहले करो पे, तो आउटपुट आपको यहीं पे ही दिखेगा, वाई पे ही। तो लिहाजा जब भी इंक्रीज डिमांड हो जाएगी या डिक्रीज, तो वाई पे ही आउटपुट रहेगा। तो अगर आप अब चाहते हो कि आपका आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए। यहाँ पे आपको सप्लाई में शिफ्ट आना चाहिए। ये देख लीजिए, जब भी यहाँ पे सप्लाई में शिफ्ट आएगा, ये आपकी डिमांड करो है, तो आपका यहाँ पे आउटपुट Y2 तक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ये इनका मानना है। तो लिहाजा ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट्स थे। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इनका जो बेसिक फाउंडेशन थी, दैट वाज फ्रॉम सेज लॉ। तो सेज लॉ का यहाँ पे मैंने ये डायग्राम रखी है सेज लॉज की। तो सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई बन गई थी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वर्थ ऑफ लाइक इन्होंने यहाँ पे करोड़ रखा, हम यहाँ पे देंगे 10,000 करोड़ की यहाँ पे सप्लाई प्रोड्यूस हो गई एक इंडस्ट्री में। तो एक साइड से इस इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, जब भी यहाँ पे सप्लाई प्रोड्यूस होगी, तो इसमें क्या फैक्टर इनकम बस। तो जब भी कोई भी प्रोडक्शन, जब भी एक फर्म में प्रोडक्शन होती है, तो उसमें एक तो आपका पहले
लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, इस तरह करके बैंक फाइनेंस की यहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए इस तरह जनरेटर या पावर सप्लाई की, तो इस प्रोडक्शन में आपको 10,000 करोड़ की प्रोडक्शन हो गई। तो 10,000 करोड़ की प्रोडक्शन में आपको कुछ यहाँ पे लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबर को आप क्या देते हो? फैक्टर इनकम्स आपको यहाँ पे वेजेस देने पड़ते हैं। तो लिहाज़ा आप इसको वेजेस भी देने पड़ेंगे, रेंट अगर कोई बिल्डिंग या कोई एरिया उसने ऑक्यूपाई किया होगा तो रेंट भी देना होगा, इंटरेस्ट अगर यहाँ पे फाइनेंस बैंक से लिया होगा इसका भी इंटरेस्ट देना होता है। तो लिहाज़ा ये सारे फैक्टर जितने भी यहाँ पे फैक्टर इनकम जनरेट होंगे तो उनका भी वैल्यू कितना होगा? 10,000 करोड़। तो प्रोडक्शन भी 10,000 करोड़ की हो गई, यहाँ पे फैक्टर इनकम भी जनरेट हो गई 10,000 करोड़ की। तो ये जो 10,000 करोड़ की फैक्टर इनकम जनरेट हो गई, अब ये अब ये यहाँ पे डिमांड, जब भी किसी के जेब में ये पैसा आएगा तो वो क्या कर लेंगे? डिमांड ऑफ गुड्स, कितने की डिमांड कर लेंगे? 10,000 करोड़ की, क्योंकि ये फैक्टर इनकम्स यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जेब में गए हैं। तो लिहाजा ये डिमांड कर लेंगे, किसी को शूज़ लाना होगा, किसी को कपड़े लाने होंगे, किसी को गाड़ी लानी होगी, तो ये लोग डिमांड कर लेंगे कितने? 10,000 करोड़ की डिमांड होगी इनके पास। तो जब ये डिमांड कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए, लिहाजा यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स भी आएगी। तो ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये आपको यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इनका मानना था कि सप्लाई जब भी प्रोड्यूस होगी, उसमें उतना परचेजिंग पावर या फैक्टर इनकम जनरेट हो जाएंगे, ताकि ये जो प्रोडक्शन उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस की, इसकी डिमांड मार्केट में खुद ब खुद आएगी। तो इनका मानना था ये सेज लॉ था। तो लिहाजा तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा जर्नलाइज कर लोगे, तो लिहाजा जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज आपके पास होंगे या आपके पास जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, तो ये आउटपुट प्रोड्यूस कंटिन्यू कर लेंगे जब तक यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। लिहाजा जितने भी फैक्टर्स होंगे, ये तब तक यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इकॉनमी में जब तक यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा तब तक यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स यहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये इनका मानना था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो थॉट था, दैट इज केनीशियंस स्कूल ऑफ थॉट। केनीशियंस जब 1930 में डिप्रेशन आया है, तो आपको भी पता होगा 1930 में डिप्रेशन आया है, तो डेफिलेशन, साथ ही साथ यहाँ पे आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो सारा कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो केनीज यहाँ पे अटैक कर रहा है क्लासिकल्स को। तो इसका मानना था, क्योंकि क्लासिकल्स का थॉट था ऑलरेडी यहाँ पे अगर इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अगर इनकेस यहाँ पे डिविएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म रहेगा। तो शॉर्ट टर्म रहेगा तो कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अगेन रेस्टोर हो जाएगा। इनका मानना था फुल एम्प्लॉयमेंट फिर से यहाँ पे रेस्टोर हो जाएगा। बट जब यहाँ पे 1930 का डिप्रेशन आया, तो एट दैट टाइम यहाँ पे जो इकॉनमी थी, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, यहाँ पे आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं था। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या मीनिंग क्या है इसकी? इसका मतलब ये है कि हर किसी को जॉब मिलना चाहिए। ये यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक आपका लेबर, लैंड, कैपिटल, जितने भी है फुल उनको जॉब मिलना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे 5-8 साल तक ये अनएम्प्लॉयमेंट रही है या प्रोडक्शन डिक्रीज हुई। तो चाइनीज का मानना था, क्योंकि अगर क्लासिकल्स ने ये चीज़ बोली कि इकॉनमी में अगर डिविएशन हो जाएगी फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट, ये शॉर्ट टर्म रहेगा। तो इसने क्लासिकल्स थॉट को डिबंक किया, क्योंकि यहाँ पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेस्टोर नहीं हुआ, रादर यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकॉनमी था फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बाद इसने अपनी एक बुक यहाँ पे पब्लिश की है, तो जिसका नाम 1936 में जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसमें इसने यहाँ पे अटैक किया क्लासिकल्स को, क्योंकि इसका मानना था ये जो थ्योरी है बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो लिहाजा उसने अपनी थ्योरी दी है कि क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी में 1930 में डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन से हमें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक पॉलिसी की ज़रूरत थी, ताकि हम इस डिप्रेशन को दूर कर पाएंगे। तो इसका मानना था, क्योंकि केनीज ने बोला कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक नॉर्मल फीचर नहीं है इकॉनमी में, तो रादर इक्विलिब्रियम कुड बी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मानना था कि इकॉनमी में अगर इक्विलिब्रियम होगा, ये बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोला कि
जैसे कि यहाँ पे क्लासिकल्स का कहना था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डिमांड पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उन्होंने सिर्फ सप्लाई पे फोकस किया। इसने बोला कि ये जो डिप्रेशन आया था 1930 में, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे डिमांड ही नहीं थी। तो अगर अब इकॉनमी में हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेस्टोर करना होगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरत है। तो क्लासिकल्स ने क्या बोला कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, तो इसने बोला कि इंटरवेंशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो ये यहाँ इसका मानना था। तो ये इसकी डायग्राम है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, इसने एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल यहाँ पे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन इसकी एग्रीगेट सप्लाई थी, स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे डिमांड ये थी, पहले ये आउटपुट यहाँ पे होता था। अब यहाँ पे अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए हमें क्या है, यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी होगी। जब भी एग्रीगेट इनकम, जब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, यहाँ पे आउटपुट आपका भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका मानना था। तो इन नटशेल यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ, तो इसका मानना था यहाँ पे क्लासिकल्स का, इनकी सप्लाई करो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली इनलास्टिक थी। तो इनका मानना था कि सप्लाई से ही यहाँ पे आपका आउटपुट डिटरमाइन होता है, तो डिमांड से यहाँ से कुछ नहीं होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे अप डाउन कर ले, देख लीजिए इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, ये सेम पॉइंट पे ही होता है। तो अगर आपको अब आउटपुट इंक्रीज करना होगा, तो सप्लाई को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, तब जाके यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो केनीज था, तो इसने यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट सप्लाई करो ली है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे अब आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डिमांड इंक्रीज करनी होगी। तो डिमांड कैसे इंक्रीज करनी होगी, वो अलग एक चैप्टर है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये आपका यहाँ पे बेसिक मैंने आपको सिखाया है, जो ब्रॉडली यहाँ पे दो इकोनॉमिक थॉट्स है, तो उनके भी